Hello everyone, welcome in my channel. Now we are going to start chapter 5th of class 8, combustion and fossil fuels. Combustion. You must have seen food getting cooked in your home on a LPG, liquefied petroleum gas. आप सबने देखा है कि आप घर में खाना बनाते हैं तो आपके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. बर्निंग ऑफ एलपीजी प्रोड्यूस हीट, एनर्जी एंड लाइट. जब एलपीजी बर्न होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग और कम्बशन. कम्बशन का मतलब बचे बर्निंग, ठीक है. हैज मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ. एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग और कम्बशन has many uses in our daily life. In this chapter we will discuss about the process of burning. We will also discuss about various substances which provide energy are used in everyday life. हम various substances के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कम्बशन. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का बर्निंग होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज बर्न होती है, ठीक है, और विद द लिबरेशन मतलब प्रोड्यूस होती है लाइट एंड हीट, is called combustion. ठीक है, combustion. Combustible and non-combustible substance. Combustible substance can be categorized as combustible or non-combustible. कुछ substance combustible है, कुछ non-combustible है, depending upon whether they cannot be burned or not. They can be burned. कुछ चीजें जल सकती हैं, कुछ नहीं. Combustible substance are those substances that can be burned. जो जल सकती हैं, बर्न हो जाती हैं, that is combustible substance. Substances that burn in air or oxygen to produce heat and light are called combustible substance. Substance जो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल पेपर, वुड, पेट्रोल, कोल. आपने वुड को जलाया होगा, पेपर को जलाया होगा, कोयले को जलाया होगा, पेट्रोल भी जलता है. पेट्रोल जब आप कार बाइक में पेट्रोल भरवाते हो तो वो जलता है, तभी तो वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तभी तो हमारी कार और बाइक चल पाती है बच्चों. एंड नाउ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी बर्न. वो नहीं जल सकते. सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फायर और हीट आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. मतलब जब हम किसी फायर या हीट के कॉन्टेक्ट में उन सब्सटेंस को ले जाते हैं और वो जल नहीं पाते तो उसे बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. बेटा जैसे कि वाटर, ग्लास, सैंड, सीमेंट, सैंड, रेत, ग्लास, कांच को आप आग पे रखिए वो नहीं जलेगा, तो ये हो गए आपके नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. टाइप ऑफ कम्बशन कैन बी फॉलोइंग 3 टाइप्स. रैपिड कम्बशन मतलब बहुत जल्दी जो जल जाते हैं, ठीक है. एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस कम्बशन. रैपिड कम्बशन रिक्वायर्स आइदर अ सोर्स ऑफ हीट और फायर फॉर अ सब्सटेंस टू स्टार्ट बर्निंग विच रिजल्ट इन फायर. रैपिड कम्बशन जो होते हैं वो रिक्वायर होता है, उनको एक सोर्स रिक्वायर होता है हीट और फायर का, ठीक है, और फॉर अ सब्सटेंस टू स्टार्ट बर्निंग विच रिजल्ट इन फायर. द कम्बशन इन विच सब्सटेंस बर्न रैपिडली टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रैपिड मतलब बहुत जल्दी से. ऐसा सब्सटेंस जो बहुत जल्दी से जल जाए और रिलीज करे बहुत सारी हीट एंड लाइट, दैट इज रैपिड कम्बशन. ठीक है. जैसे कि व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर अ गैस. एलपीजी गैस को ऑन कीजिए और एक बर्निंग मैचस्टिक ले जाइए, देखिए फटाफट से कैसे आग जलती है. इन बिटवीन सेकेंड्स एलपीजी बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, राइट. तो एलपीजी गैस क्या है? सिलेंडर में जो गैस भरी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दैट इज रैपिड कम्बशन. जैसे ही आप मैचस्टिक को उसके पास ले जाओगे वो बहुत जल्दी फटाफट रैपिडली कम्बस्ट हो जाएगी, मतलब जल जाएगी. एक्सप्लोजन, द combustion of substance that result in a sudden release of light, heat and sound with the liberation of large amount of gas and
कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब एक टाइप का धमाका, विस्फोट हो जाना, कि ऐसे सब्सटेंस जिसको जो अचानक से हीट और लाइट रिलीज करेंगे विद साउंड भी प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आपको पता है कि फायर वर्कर्स ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड साउंड। जो फायर वर्क्स जो होते हैं ऑन बर्निंग, ठीक है, प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड साउंड। एन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंस। एक्सप्लोजन कब होता है? जब उस पर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस, स्पॉन्टेनियस मतलब द कम्बशन इन विच सब्सटेंस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। अपने आप फायर को कैच कर ले, जो अपने आप फायर को कैच कर ले विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर और सोर्स ऑफ हीट और फायर। बिना हीट ले जाए उनके पास, बिना फायर ले जाए उनके पास, वो अपने आप अगर फायर को कैच कर ले तो वो होते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन, अपने आप जल जाना। एग्जाम्पल वाइट फास्फोरस एंड सोडियम मेटल। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, सोडियम एक ऐसी मेटल है जो आप ओपनली रख देंगे तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में सोडियम मेटल आएगा वो विस्फोट हो जाएगा, उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सोडियम मेटल को और पोटेशियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। और वाइट फास्फोरस भी सेम ऐसे ही है, वो क्या होता है बेटा, एयर की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर विस्फोट हो जाता है, ठीक है। Combustion of hydrocarbons, fuel is a substance that burn to release energy. फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है that burns to release energy। जो फ्यूल जो होता है ऐसा सब्सटेंस है जिसको बर्न करने पे एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी तो यूज होती है। फ्यूल क्या होता है बेटा? पेट्रोल, कोयला वगैरह, ठीक है, तो डीजल। ये जब कार, स्कूटर, बाइक में डलता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है जिससे वो व्हीकल रन करता है रोड पर, ठीक है। कार्बन बेस्ड फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन बेस्ड फ्यूल जो होता है, कार्बन बेस्ड फ्यूल वो किससे बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नाउ पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन के। मीन्स मैं आपको स्पष्ट बता दूं बच्चों, ऐसा फ्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, ठीक है। द कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। द combustion of hydrocarbons can be complete or incomplete डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई पर डिपेंड करता है कि जो कार्बन है, जो कंबस्टिबल फ्यूल है, वो कम्प्लीटली बर्न हुआ है या इनकम्प्लीट बर्न हुआ है। कंप्लीट कम्बशन, द कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। जब हाइड्रोकार्बन को जिसको बर्न करना है उसे कम्प्लीटली एयर या ऑक्सीजन मिलती है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंप्लीट कम्बशन। जब एयर अच्छी खासी प्रेजेंट हो, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में ही कोई चीज बर्न होती है, वरना नहीं बर्न होगी, ठीक है। एयर या ऑक्सीजन अच्छी खासी प्रेजेंट हो तो वो कंप्लीट कम्बशन हो जाएगा, ठीक है। और वो कंप्लीटली अच्छी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट प्रोड्यूस करेगा। इनकम्प्लीट कम्बशन, द कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर का मतलब ये है कि बच्चों एयर जो है वो इनसफिशिएंट मतलब थोड़ी सी कमी हो, एयर या ऑक्सीजन की कमी, डेफिशिएंसी होता है कमी। डेफिशिएंसी ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन में अगर कोई चीज आप हाइड्रोकार्बन आप कम्बिश करते हो, जलाते हो, तो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूट फ्लेम, ठीक है। वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। मींस अगर ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर कंप्लीट कम्बशन होता है किसी फ्यूल का तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कम्बशन होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इनसफिशिएंट, कमी में इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कंप्लीट कम्बशन में प्रोड्यूस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड
दैट इज पॉइजनस गैस, उससे दम घुट जाता है और डेथ हो जाती है, इमीडिएटली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीटली निकलती है। तो ये क्वेश्चन बनता है बच्चे कि कंप्लीट कम्बशन से कौन सी गैस रिलीज होती है और इनकम्प्लीट कम्बशन से कौन सी गैस रिलीज होती है, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कम्बशन, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बशन, कम्बशन के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं बेटा? The conditions necessary for combustion are represented by a fire triangle. The following are the essential conditions for combustion to take place: presence of a combustible substance or fuel, presence of a combustible substance or fuel. Combustion is possible only if the substance is combustible. Combustion कोई चीज़ कब जलेगी? जब वो सब्सटेंस कम्बस्टिबल हो, जलने लायक हो, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ स्पोटर ऑफ कम्बशन, कम्बस्टिबल सब्सटेंस विल नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ स्पोटर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं जलेगा। एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल मेनली अ स्टेडी कम्बशन ऑफ फ्यूल, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो हीट फायर कोई भी चीज़ बर्न होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ये क्या बच्चों? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर पर्टिकुलर सब्सटेंस फायर कैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस कैचेस फायर, फायर को कैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, in the presence of air is called its ignition temperature, ठीक है। वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर फायर कैच कर लेता है कोई भी सब्सटेंस, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। सब्सटेंस दैट कैच फायर इजिली आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल, एंड टेम्परेचर होता है इग्निशन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लेमेबल सब्सटेंस। दीज substances have low ignition temperature. Alcohol, petrol, LPG and nylon fibers are example of inflammable substance, ठीक है। Now activity time. Activity: to prove that combustion of a substance will not take place in the absence of any one of three essential condition for combustion. मीन्स बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस अगर वो बर्न करता है तो उसे कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जो कि एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उनकी एब्सेंस में वो सब्सटेंस बर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या है मैं आपको बताती हूँ, और आई विल प्रोवाइड दीज प्रैक्टिकल्स, ठीक है, वीडियोस, ठीक है। दीज प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो मटेरियल नीडेड क्या है? एक कैंडल चाहिए आपको, ग्लास चाहिए, एल्युमिनियम फॉइल चाहिए, बाउल, वाटर, मैच बॉक्स एंड पेयर ऑफ सीजर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें आपको सिर्फ एक कैंडल चाहिए, एक बाउल चाहिए और एक कांच का गिलास चाहिए। तो आपको क्या करना है बेटा? कैंडल जलानी है, कैंडल जला के उसे बाउल में स्टेबल कर देना है, ठीक है। बाउल में स्टेबल कर देना। उसके बाद बाउल में आपको क्या करना है? इस तरह से कांच का गिलास लेके उसे आप इन्वर्स रख देंगे, उल्टा रख देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड करके रख देंगे, इन्वर्ट करके, ठीक है। तो होगा क्या बच्चे कि अब कांच के गिलास में वैसे तो वो खाली है, लेकिन बेटा वो खाली नहीं है, उसके अंदर एयर है, ठीक है। और जो हमारी ये जो फायर होती है, फ्लेम होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, ठीक है। तो अब जो हमने इन्वर्ट करके जो ग्लास रखा है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस फ्लेम ने एब्जॉर्ब कर ली, मतलब जितनी ऑक्सीजन इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट थी वो फ्लेम ने एब्जॉर्ब कर ली। अब देखो, जैसे कि आप देख रहे हो कि ग्लास इन्वर्ट रखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ है, तो अब ये तो पता है कि आपको एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन तो जा नहीं रही है ग्लास में, तो जो भी ऑक्सीजन थी वो सब एब्जॉर्ब कर ली है फ्लेम ने। अब क्या है बच्चे? ग्लास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल जीरो हो चुकी है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द कैंडल ब्लो आउट, कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है, कैंडल जलनी बंद हो जाएगी। तो थोड़ी देर ये कैंडल जलती रहेगी क्योंकि इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते ही, ऑक्सीजन की एब्सेंस होते ही जो कैंडल है वो ब्लो आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। सेम यही है, ठीक है। सेकंड में आपने क्या देखना है कि ये कैंडल है, उसको आप जलाइए, एल्युमिनियम फॉइल में थोड़ा सा छेद कर दीजिए, ठीक है, सीजर से उसे कट कर दीजिए और इस तरह से आपने स्टेबल करना है। तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर बाद कैंडल
बुझ जाएगी, ठीक है, कैंडल ब्लो आउट हो जाएगी। वो क्यों होगा? एल्यूमिनियम बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एब्जॉर्ब द हीट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एल्यूमिनियम क्या करेगा? इस फ्लेम की हीट को, इस फ्लेम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर गिरने लग जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि हीट कहाँ से आ रही है? फ्लेम से आ रही है, और जो हीट है फ्लेम की वो एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो हमारी जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर तो डाउन हो गया ना, कम हो गया, ठीक है। और इतना डाउन हो गया कि जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे भी कम हो गया। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर वो होता है, सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो वो सबसे लीस्ट से लीस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर एट विच, जिस पर कोई भी सब्सटेंस स्टार्ट द बर्निंग होना उसकी स्टार्ट होती है, उस टेम्परेचर पर वो बर्न होना स्टार्ट होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करने से फ्लेम का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वो इतना डाउन हो रहा है कि इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे चला जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाएगा, तो कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। थर्ड में आपने क्या करना है, कैंडल की जो ये विक होती है जिसको आप बत्ती बोलते हैं, ये विक है वो आपने जला रखी है, ठीक है। आपने क्या किया, विक से इसको सीजर को कट कर दिए, सीजर से कट कर दिए, कट करके आपने इसे होल्ड रखा, विक को होल्ड रखा, सीजर खोलनी नहीं है नहीं तो ये गिर जाएगी। आपने क्या देखना है कि देखोगे आप थोड़ी देर बाद कैंडल की ये जो विक है वो ब्लो आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है, उसे अपना फ्यूल तो मिल नहीं रहा। फ्यूल कौन दे रहा था इसे? कैंडल की जो वैक्स है वो पैराफिन वैक्स बोला जाता है इसे। वो किससे बनी होती है? पेट्रोलियम से बनी होती है। ये जो वैक्स होती है उसका नाम होता है पैराफिन वैक्स, जो कि पेट्रोल से बनी होती है, पेट्रोलियम से बनी होती है, ठीक है। तो जब आप इसने विक को आपने काट ही दिया है तो इसका कॉन्टेक्ट मोमबत्ती से तो टूट ही गया है ना, कैंडल से हट गया है, ठीक है। तो ये जल्दी बंद हो जाएगी, ठीक है, ब्लो आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। A fire can be extinguished by removing one or more essential condition। मैंने अभी आपको बताया था कुछ कंडीशंस हैं जो चाहिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए, आग को जलने के लिए। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप रिमूव कर देते हैं तो फायर क्या होती है? बुझ जाती है। एक्सटिंग्विशन का मतलब बुझ जाना, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू पुट आउट फायर इज टू पोर वाटर ऑन इट। सिंपल से आप कैसे आग को बुझाओगे? आप उसके ऊपर पानी डाल दोगे, ठीक है, वाटर पोर कर दोगे। दिस विल बी ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। उससे क्या होता है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाता है। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? फिर से बताती हूँ, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट होता है, तो उस टेम्परेचर से भी वो डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस एज वाटर एब्जॉर्ब हीट ऑफ द फायर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज सेफ, ये सेफ नहीं है इफेक्टिव टू यूज वाटर इज इन इफेक्टिव इन एक्सटिंग्विशिंग फायर ड्यू टू बर्निंग पेट्रोल। अब देखो, अगर पेट्रोल में आग लगी है तो वाटर कुछ भी नहीं कर सकता। वाटर आप आग लग रही है और वाटर डालेंगे, आग नो डाउट बुझ जाएगी। लेकिन अगर पेट्रोल पर फायर लग रही है, आग लग रही है, कैरोसिन ऑयल पर, डीजल पर आग लगी हुई है, तो वाटर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाटर इज हैवी, वाटर हैवी है और इमिसिबल विद दिस सब्सटेंस। इन सब्सटेंस के साथ मिसिबल नहीं होता, मिक्स नहीं होता। पेट्रोल और डीजल, ये कोई भी ऑयल, इवन आप अपने घर पे देखिए, आप पेट्रोल डीजल सबके घर में होता है, गाड़ियों में होता है। आप थोड़ा सा निकालिए, उसे पानी में डाल के देखिए, ऊपर की लेयर पे पेट्रोल होगा, नीचे की लेयर पे वाटर होगा। या फिर और नहीं तो आप देखिए, सरसों का तेल लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए और सरसों का तेल ऊपर से थोड़ा सा 1 स्पून डालिए, तो वो जो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो ऊपर की एक लेयर बना देगी और नीचे पानी रहेगा, क्योंकि वाटर इज हैवी, देन ऑयल, देन पेट्रोल, देन कैरोसिन, डीजल, ठीक है। तो वाटर हैवी होता है, वाटर हैवी होता है, हैवी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पेट्रोल तैरता रहता है। अब देखो, अब अगर आप पेट्रोल में लगी हुई आग पर पानी डालते हो तो पानी तो पेट्रोल के साथ मिक्स भी नहीं हुआ और ना ही पेट्रोल के पास है, पानी तो पेट्रोल के नीचे है, ठीक है। वाटर तो नीचे चला गया, पेट्रोल ऊपर है और आग ऊपर लगी रहती है, तो वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ठीक है। वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तभी तो कहते हैं कि वेट हाथों से, वेट शरीर से, वेट बॉडी से किसी भी इलेक्ट्रिकल थिंग को नहीं छूना चाहिए, करंट आ जाता है। वाटर कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इट शुड नेवर बी यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर।
अब किसी इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी भी ऐसी सब्सटेंस पार्ट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं छिड़कते, क्योंकि उससे क्या होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। जो भी इंसान उस जगह को पानी देगा, सपोज कि स्विच में आग लगी है और कोई पानी देने लग गया है, पानी देने से क्या होगा, बच्चे क्या हो जाएगा, स्विच पर आप पानी कभी भी ना फेंकना। स्विच पर पानी फेंकने से करंट, वाटर के अंदर करंट आ जाएगा और वो उस इंसान को लगेगा जो पानी का छिड़काव कर रहा है उस जगह पे, ठीक है। तो पीपल कैन गेट इलेक्ट्रो, ठीक है। तो वाइल ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू पुट ऑफ द फायर। आपने सबने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के स्कूल्स में लगे होते हैं, सिनेमा हॉल में, हॉस्पिटल्स में, बैंक में, सब जगह लगे होते हैं, जिससे आग ना लग जाए। आग लग जाए तो वो उसका छिड़काव कर दिया जाता है और आग बुझ जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायर, ठीक है। वाटर एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर ड्यू टू सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल जैसे कि पेपर, वुड, टेक्सटाइल, इसमें अगर आग लग जाती है तो वाटर का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। वाटर क्या करता है, दीज एक्सटिंग्विशर्स हैव वाटर विद एयर अंडर हाई प्रेशर। वाटर एक्सटिंग्विशर्स फायर बाय कूलिंग इफेक्ट। वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है। फोम, ये जो रेड कलर के सिलेंडर होते हैं उनमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी फिल होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर एक ब्लैंकेट बिछा देती है फायर के ऊपर। जब फायर के ऊपर इन सिलेंडर से जब छिड़काव किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर और ऑक्सीजन के बीच में एक ब्लैंकेट बना देती है, जिससे ऑक्सीजन से फायर का कांटेक्ट सप्लाई टूट जाती है, ठीक है। जिससे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती फायर को और आग बुझ जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का काम है, ठीक है। फोम में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, छोटे छोटे एयर फिल्ड बबल होते हैं, ठीक है। और वो लाइटर देन द लिक्विड ऑन फायर, ठीक है। वो हल्के होते हैं और वो आग को बुझा देते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ फ्लेम इज द विजिबल गैसेस पार्ट ऑफ द फायर। आपने कैंडल ली होगी या ये बर्नर है, कैंडल पे भी ये जो फ्लेम होती है इसके 3 जोन होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, नहीं तो अभी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी। द फ्लेम कैन हैव डिफरेंट कलर। फ्लेम में आपने कलर्स भी देखे होंगे, सब्सटेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड टेम्परेचर। फ्लेम कैन हैव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। फ्लेम जो है उनमें डिफरेंट कलर होता है, डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस पे की नेचर पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एयर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फ्लेम, ठीक है। तो फिर फ्लेम भी 2 टाइप्स की आपको नजर आती है, आप देखने को मिलती है, ब्लू और येलो, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने क्या देखा कि फ्लेम कलर ब्लू है, क्यों, मुनसन बर्नर विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई। आप इन दोनों बर्नर्स में देखोगे, अगर आपने क्या किया, ऑक्सीजन की सप्लाई की है, उसे बढ़ा रहे हो, इंक्रीज बढ़ाना, डिक्रीज घटाना, ठीक है, कर रहे हो, तो आपको 2 टाइप्स की फ्लेम मिलेंगी। ब्लू फ्लेम मिलेगी, इट इज आल्सो कॉल्ड अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बिकॉज इट इमिट वेरी लिटिल एनर्जी। ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, नॉन ल्यूमिनस मतलब इसकी चमक ज्यादा नहीं होती, और ये जो ब्लू कलर की फ्लेम है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बिकॉज इट इमिट्स वेरी लाइट एनर्जी, और ये इमिट करता है बहुत ही कम एनर्जी को निकालता है, ठीक है। और येलो जो फ्लेम है विच इज आल्सो नोन एज ल्यूमिनस फ्लेम एंड इमिट अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी इमिट करता है। ब्लू फ्लेम एंड व्हाइट फ्लेम में डिफरेंस to produce due to sufficient supply of oxygen the leads to complete combustion of hydrocarbon। blue flame क्या प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू sufficient supply of oxygen, ऑक्सीजन की सप्लाई sufficient रहती है। येलो फ्लेम इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू, येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो येलो फ्लेम जलती है, ठीक है, और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले तो ब्लू फ्लेम, ठीक है। और ब्लू फ्लेम से क्या कंप्लीट कम्बशन होता है, चीज सब्सटेंस पूरी अच्छे से जल जाती है। और यहाँ पे येलो फ्लेम में क्या होता है बच्चे कि इनकम्प्लीट कम्बशन, जो भी चीज जलती है वो कम्प्लीटली नहीं जल पाती, ठीक है। फिर से सुनिए, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है
ब्लू फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो और सब्सटेंस अच्छे से जल जाए। येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? जब उसे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से ना हो, इनसफिशिएंट एंड और कंप्लीट बर्निंग भी नहीं हो पाती। ब्लू फ्लेम इट इमिट वेरी लिटिल लाइट, बहुत ही कम लाइट इमिट करती है, देयरफॉर नोन एज नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ज्यादा चमक नहीं होती, यहाँ ज्यादा चमक होती है, ठीक है येलो में। ब्लू इट्स टेम्परेचर इज हाइयर, ब्लू का टेम्परेचर हाई होता है बट येलो का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ब्लू में कोई रेजिड्यू नहीं बचता, जलने के बाद कोई भी चीज जलती है वो पूरी तरह से जल जाती है। द प्रोडक्ट ऑफ कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन का प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और लेकिन येलो में क्या होता है बेटे कि द प्रोडक्ट्स ऑफ कम्ब्यूशन आर ए रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जलने के बाद राख बच जाती है, जैसे कहते हैं ब्लैक सूट, ब्लैक कलर की ब्लैक कलर्ड सूट। सूट मतलब लास्ट में जलने के बाद कुछ सब्सटेंस बचता है राख की तरह, ठीक है। एंड अब जलता भी आपको मैंने बताया इनकम्प्लीट है, अच्छे से जल भी नहीं पाता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस, यू नो अबाउट। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट पॉइजनस, इतनी पॉइजनस नहीं है, बट इतनी पॉइजनस नहीं है, थोड़ी है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज बहुत ज्यादा पॉइजनस है बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अ सिंगल फ्लेम कैन आल्सो शो डिफरेंट कलर, वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट कलर रीजन। आपको डिफरेंट कलर रीजन दिखाई देंगे। देखो इनर जोन इज द कूलेस्ट पार्ट, ये ठंडा पार्ट है, कूलेस्ट पार्ट है फ्लेम का। इन दिस जोन द वैक्स वेपर रिमेन अनबर्न्ड, यहाँ पे वैक्स वेपर जो होती है वो अनबर्न रह जाती है। एज नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। दिस जोन इज कम्प्लीटली डार्क एंड इमिट नो लाइट, ये जो जोन है वो बिल्कुल डार्क होता है और लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। बीच में देखिए मिडिल जोन इज लेस हॉट, ये इतना गर्म नहीं होता, और ऊपर की जो एरिया है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो हालांकि हम जब कैंडल जलती है, हम जब बचपन में इस तरह से इसमें फिंगर भी लगा लेते थे, इस तरह से फिंगर पास कर लेते थे तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अगर आपने टच कर दिया ऊपर के साइड, ऊपर के एरिया में फ्लेम को अपनी फिंगर से टच किया तो आपकी फिंगर जल जाएगी, उसमें अल्सर छाला पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मिडल जोन जो होता है बच्चे वो लेस हॉट होता है, कम गर्म होता है। और हियर इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ वैक्स वेपर, यहाँ पे वैक्स वेपर का इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होता है। वहां पे तो वैक्स वेपर जलती ही नहीं थी इनर जोन में, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होता है ड्यू टू लो ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो बिल्कुल बीचों बीच था, इनर में ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंस थी, बीच में मिडिल जोन में ऑक्सीजन की कमी है, मतलब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रोड्यूस कार्बन पार्टिकल, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस जोन इमिट द मोस्ट लाइट, ये जो जोन है बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्वेश्चन आता है बच्चे, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम कौन सा है? आउटर जोन, ठीक है। द वैक्स वेपर हैव इनफ ऑक्सीजन। अब देखो ऊपर की तरफ से ऑक्सीजन बहुत है, तो ये वैक्स जो जल रही है कैंडल से, मोमबत्ती से वैक्स जो जल रही है, सॉरी वैक्स की जो वेपर उड़ रही है उनको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है बाहर के एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट से, है ना, तो वो अच्छे से जल रही है। द वैक्स वेपर हैव इनफ ऑक्सीजन टू बर्न कम्प्लीटली, यहाँ पे पूरी तरह से बर्निंग होगी, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट बर्निंग में होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। दिस जोन इमिट वेरी लाइट एनर्जी, लिटिल एनर्जी, ये जो जोन है बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? मिडिल जोन। क्वेश्चन बन रहा है बच्चों सबसे ज्यादा लाइट, सॉरी मैं एनर्जी बोल गया, आई थिंक लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट सबसे ज्यादा लाइट कौन प्रोड्यूस करता है? इनर जोन। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? आउटर जोन। और ऐसा पार्ट जो बिल्कुल डार्क है वो होता है इनर जोन, ठीक है बच्चे। नाउ कम्ब्यूशन में वैक्स कैंडल को आप जला के देखिए, आप थोड़ी देर में जला के आप देखोगे कि विक जो बत्ती होती है, विक बोलते हैं बत्ती को, ठीक है, वो फ्लेम के साथ बर्न होती रहती है, ठीक है। और जो मोल्टन वैक्स है, पिघला हुआ वैक्स, वो क्या होता है? ऐसे कर्व कैंडल में जलने के बाद इस तरह से कर्व बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है? मोल्टन वैक्स पड़ा रहता है, ठीक है, मोल्टन वैक्स रहता है और वो मोल्टन वैक्स नहीं जलता, सिर्फ विक जलती है, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ द विक विच इज बिटवीन द फ्लेम एंड सॉलिड वैक्स डज नॉट बर्न। ये जो पार्ट है बीच का, जो सॉलिड वैक्स और फ्लेम यहाँ है और ये सॉलिड वैक्स है, सॉलिड वैक्स और फ्लेम, यहाँ जो फ्लेम होगी ऊपर, ठीक है, फ्लेम के बीच का जो पार्ट है वो बर्न नहीं होता। मोल्टन एंड सॉलिड वैक्स डज नॉट
कैच फायर, मोल्टन और जो सॉलिड वैक्स है वो फायर कैच नहीं करते। द साइज ऑफ कैंडल बिकम स्मॉलर विद टाइम, जैसे जैसे कैंडल जलती है वो बच्चे छोटी होती जाती है, ठीक है। एज द मोल्टन एंड सॉलिड वैक्स डज नॉट बर्न येट द कैंडल साइज डिक्रीज विद टाइम, इट मस्ट बी द वैक्स वेपर बर्निंग। मतलब क्या है, सॉलिड और मोल्टन वैक्स तो जल ही नहीं रहा, सिर्फ उसकी वेपर जल रही है, समझ रहे हो, वेपर जल रही है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द विक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल फ्लेम हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। मतलब अगर आप मोमबत्ती को, कैंडल को बुझाते हो और उसी वक्त, उसी सेकंड आपने क्या किया है, मैच स्टिक जला के उसके पास ले जाओगे तो वो एकदम जंप कर जाएगा। क्या, फायर जंप कर जाएगी। एक बार फिर सुनिए, आपने क्या किया, मैच स्टिक जगाई, ठीक है, मैच स्टिक जलती हुई मैच स्टिक को थोड़ा दूर रखा और एक कैंडल जल रही है, आपने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया। और बुझाते ही आप जैसे ही मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक को कैंडल के पास ले जाओगे, वो फटाफट से जो फायर है विक के ऊपर जंप कर जाएगी, क्योंकि वहां पे वेपर्स है। किसकी वेपर है, वैक्स की वेपर है, ठीक है। वैक्स की वेपर, जैसे ही वैक्स की वेपर को वापस मैच स्टिक से फ्लेम मिली तो वैक्स की वेपर जलने लगी। तो इसलिए जैसे ही आप कैंडल को ब्लो आउट करोगे, बुझाओगे और मैच स्टिक उसी वक्त पास में ले जाओगे तो वो फटाफट से फायर जंप कर जाएगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ एक्टिविटी टू प्रूव दैट व्हेन अ कैंडल बर्न, आपको प्रूव करना है कि जब एक कैंडल बर्न होती है तो वेपर ऑफ वैक्स बर्न इन एडिशन टू द विक, तो जो वैक्स के वेपर है वो भी बर्न होते हैं। मीन्स जब कैंडल बर्न होती है तो वैक्स के वेपर्स भी बर्न होते हैं। आपको क्या चाहिए, इसमें कैंडल चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए। मेथड क्या है बेटा, लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाइए 5 मिनट तक, ठीक है, 5 मिनट के लिए जलने दीजिए। ब्लो आउट द कैंडल एंड एट वंस ब्रिंग अ बर्निंग मैच बॉक्स। मतलब आपको आपको क्या करना है बच्चे, आपको 5 मिनट तक कैंडल को जलते रहने देना है और जैसे कि मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, आपने इसे बुझा देना है, ठीक है, आपको कैंडल को बुझा देना है। और बुझाते ही आपको एक मैच स्टिक जो कि जल रही है, बर्निंग मैच स्टिक, इसके पास लेके जानी है, टच नहीं करवानी, पास लेके जानी है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो फ्लेम है ये विक पर जंप कर जाएगी, ठीक है। तो फ्लेम अपीयर टू जंप, आपको दिखेगा कि फ्लेम जंप कर गई है, ठीक है। जब हम दिया जलाते हैं तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है, आपने सबने नोट किया होगा। नाउ कंक्लूजन क्या निकला बेटा, दिस प्रूव दैट इट इज द वेपर ऑफ वैक्स दैट बर्न एंड नॉट द लिक्विड और सॉलिड वैक्स। मीन्स ये जो जंप करके जो फ्लेम विक पर आ गई, इससे क्या पता चला कि वैक्स के वेपर बर्न करते हैं, ना कि लिक्विड या सॉलिड वैक्स। नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा, टू प्रूव दैट व्हेन अ कैंडल इज लिट, आपको प्रूव करना है कि जब कैंडल जल रही है द लिक्विड वैक्स एब्जॉर्ब्ड बाय द विक, जो विक होती है, इसकी जो बत्ती होती है वो लिक्विड वैक्स को एब्जॉर्ब करती है और उसे वेपर में कन्वर्ट करती है। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाइए और यूजिंग अ पेयर ऑफ टोंग्स और ट्वीजर से या टोंग से इस विक को स्क्वीज कर दीजिए। स्क्वीज करने से जो भी वैक्स एब्जॉर्व किया होगा विक ने वो सारा नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब वो वैक्स आउट हो जाएगी। मीन्स विक में से अब जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं तो निचोड़ने से स्क्वीज करना मतलब निचोड़ना, ठीक है बच्चे। तो हम स्क्वीज करते हैं कपड़ों को तो पानी बाहर निकल जाता है, तो आपने विक को जब स्क्वीज किया तो वैक्स बाहर आ गई, ठीक है। तो अब ये कैंडल बुझ जाएगी, ब्लो आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यूजिंग अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्वीजर स्क्वीज द wick tightly for some time between flame and liquid wax। liquid wax देखो ये solid wax है, जो आपकी कैंडल है solid wax, और बिल्कुल मिड में विक के पास जहाँ पे फ्लेम जलती है वहां पे लिक्विड वैक्स होता है। लिक्विड वैक्स और फ्लेम के बीच में आपने स्क्वीज कर दिया है विक को, तो क्या हो गया, विक अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही वैक्स को, तो आपकी जो ये फ्लेम है वो ब्लो आउट हो जाएगी। फ्लेम गोज आउट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद फ्लेम बुझ जाएगी। बाय स्क्वीजिंग द विक टाइटली, विक को टाइटली स्क्वीज करने से द विक इज अनेबल टू एब्जॉर्ब लिक्विड वैक्स, विक जो है वो लिक्विड वैक्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। दिस स्टॉप द सप्लाई ऑफ फ्यूल और combustible substance in the flame extinguisher, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी,
देखिए बहुत ही इजी और अच्छी एक्टिविटी है। आपको एक छोटी सी कैंडल लेनी है और एक कांच का गिलास या एक बीकर ले लेना है, ठीक है। और आपको कैंडल को जलाकर उसके ऊपर आपने कैंडल को जलाना कि इसमें आपने ग्लास में या बीकर में कैंडल को आपने स्टैंड करना है और फिर आपने कैंडल को जलाना है, ठीक है। फिक्स ए कैंडल को फिक्स कीजिए इनटू अ ग्लास टम्बलर। इंश्योर दैट द लेंथ ऑफ द लेंथ कैंडल की स्मॉल होनी चाहिए इस बीकर से या टम्बलर या गिलास से, ठीक है। कैंडल को लाइट कीजिए, जलाइए। कवर द टम्बलर को कवर कर दीजिए ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल से। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन इस टम्बलर या गिलास में प्रेजेंट है उतनी देर ही कैंडल जलेगी। जैसे ही टम्बलर की ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैसे ही कैंडल ब्लो आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे आपने थोड़ा सा पीस यहाँ से एल्यूमिनियम फॉइल का कट किया और आपने उसमें कुछ मिलाना है। जैसे देखिए, नाउ रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फॉइल एंड पोर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इनटू द टम्बलर। लाइम वाटर को आपने इस टम्बलर में डालना है। swirl द कंटेंट ऑफ द टम्बलर को आपने थोड़ा सा शेक करना है एंड रिमूव द एंटायर फॉइल एंड कैंडल फ्रॉम इट। और इसको आपने सारी फॉइल को रिमूव करना है और कैंडल को भी बाहर निकाल देना है। आपने क्या देखा, कैंडल फ्लेम्स गोज आउट एज ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। जैसे ही अंदर की ऑक्सीजन यूज होगी कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। और जो लाइम वाटर है बच्चे, लाइम वाटर वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गई, जब कैंडल ब्लो आउट हो गई, बुझ गई, तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वापिस समझिए, कैंडल की जो वैक्स है, कैंडल के जलने से जो वैक्स प्रोड्यूस हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीजन तो यूज हो गई और कैंडल बुझ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है कैंडल से, कैंडल के वैक्स से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। जो हमने लाइम वाटर डाला है ऊपर से, फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। और ये मिल्की कलर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। जो वाटर डाला है आपने, कैल्शियम लाइम वाटर डाला है, वो मिल्की कलर का हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एक और प्रैक्टिकल है, आपको क्या करना है, आइस जितना मतलब इतना ठंडा पानी लेना है, आइस कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है। उसमें आपने चम्मच को डिप करके रखना है, स्पून को कुछ देर तक डिप करके रखना है। देन आपने स्पून को बाहर निकालना है और पेपर नैपकिन से उसको सुखा लेना है। उसके बाद आपने बर्निंग कैंडल पर वो जो एकदम कूल स्पून है उसे ले जाना है। आप क्या देखोगे, स्पून के लोअर रीजन पर कैंडल की बर्न हुई कैंडल की ये वैक्स की वेपर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो ये कैंडल बर्न हो रही है, इसके जो वैक्स है, वैक्स की जो वेपर है इस स्पून के लोअर रीजन पर कंडेंस हो जाएंगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्यूल, सब्सटेंस दैट रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन कम्बशन। ऐसा सब्सटेंस जो जलाने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, दैट इज फ्यूल। जैसे कि आप सबको पता है, घर में सबके एलपीजी गैस होती है, आपके किचन में जो सिलेंडर है उसमें एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कैरोसिन ऑयल, सबने देखा है। काऊ डंग केक, काऊ के डंग गोबर के केक्स बनाए जाते हैं, वो भी चूल्हे में जलाने के काम आते हैं। कोयला, लकड़ी, ठीक है, वुड, पेट्रोल और डीजल, ये सब जब जलता है तो फ्यूल, ये सब फ्यूल है बच्चे। और ये सब जलता है तो एनर्जी एंड हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय फ्यूल इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज कुकिंग, हीटिंग, ड्राइविंग ऑटोमोबाइल एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप्स ऑफ फ्यूल के टाइप्स देखेंगे बच्चे, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। एग्जाम्पल क्या है सॉलिड फ्यूल के, वुड, चारकोल, काऊ डंग केक, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कोल। लिक्विड दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, सेम है ना। सॉलिड जो बर्न होकर एनर्जी रिलीज करता है, लिक्विड जो बर्न होकर, लिक्विड फ्यूल बर्न होकर
एनर्जी रिलीज करता है लिक्विड फ्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल कैरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल फ्यूल एंड गैसेज सब्सटेंस दैट कैन बी बर्न टू रिलीज एनर्जी। सेम डेफिनेशन है, जो बर्न होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट इज गैसेज फ्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल करेंगे बच्चे। नोट ऑल सब्सटेंसेस दैट रिलीज एनर्जी ऑन बर्निंग कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। सभी के सभी सब्सटेंस जरूरी नहीं है। ऑल सब्सटेंस, नोट ऑल सब्सटेंस दैट रिलीज एनर्जी, सभी के सभी सब्सटेंस बर्न होने पर एनर्जी रिलीज करें, ये जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। This is because some substance release energy abruptly and this cannot be used effectively, and in some other substance the release of energy is too slow a process to be of any use. कुछ सब्सटेंस है जो बिल्कुल भी एनर्जी रिलीज नहीं करते, कुछ बहुत ही स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं, धीरे धीरे। सम सब्सटेंस प्रोड्यूस मोर एनर्जी, कुछ सब्सटेंस बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वाइल कुछ कम करते हैं। द चॉइस ऑफ सब्सटेंस टू बी यूज एज ए फ्यूल आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया और फील्ड ऑफ यूजेस, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, राइट, कोस्ट, अवेलेबिलिटी, efficiency, easy storage, safely and amount of pollution it causes, ठीक है। Now the amount of heat produced in kilojoule, अगर फ्यूल को जलाने से हीट प्रोड्यूस होती है, आपको यहीं से याद करना है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलोजूल। जो भी आप फ्यूल को जलाते हैं तो आप क्या होता है कि कितना फ्यूल आपने जलाया और कितनी हीट एनर्जी आपको मिली, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलोजूल फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल आपको 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम फ्यूल को आपने कंप्लीटली अच्छी तरह से सारा बर्न कर दिया है, तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो किलोजूल में हो तो उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ आर किलोजूल पर ग्राम, केजी पर ग्राम, ठीक है। द फ्यूल, मतलब बहुत अच्छी डेफिनेशन है, द फ्यूल विद अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज कंसिडर्ड बेटर। जिन फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, बेटर, जो ज्यादा अच्छे होंगे। एज इट प्रोड्यूस मोर हीट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कंबशन करने पे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन, जिस टेबल में आपको दे रखी है, देखिए वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 17 है, कोल की 25 to 33 है, ठीक है, चारकोल की 35 है, काउडंग की 7 है, कोक की 33, कैरोसिन की 48, डीजल 48, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस की देखिए 150, ठीक है, एलपीजी की 50। तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही आपका फ्यूल अच्छा होगा। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी एंड वेस्ट हीट। जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है और कुछ वेस्ट हीट भी निकलती है, विच कैन नॉट बी यूज फॉर कुकिंग, जिसको आप कुकिंग करने के लिए या अदर यूजफुल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट the entire energy produced cannot be converted into useful work. Till now, mankind has not been able to develop any fuel burning device with 100% efficiency. अभी तक कोई भी 100% efficiency का फ्यूल का प्रोड्यूस नहीं कर पाया, कोई प्रोडक्शन अभी तक नहीं हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, इग्निशन टेम्परेचर, इसकी जिस टेम्परेचर पर कोई फ्यूल जले, ठीक है, नाइदर टू हाई नॉट टू लो, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। दिस इज बिकॉज अ हाई इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द फ्यूल हैज टू बी हीटेड for a long duration and low ignition temperature could make the fuel unsafe as it will catch fire easily. अगर ignition temperature ज्यादा है, हाई है, तो that the fuel has to be heated for long duration, मतलब फ्यूल बहुत लंबे टाइम तक जलेगा, ठीक है। अगर कम है तो वो सेफ नहीं है, जल्दी फायर कैच कर लेगा, जल्दी से फायर कैच कर लेगा, मतलब लो टेम्परेचर पर भी, मे बी रूम टेम्परेचर पर ही कुछ फायर कैच कर लें, ठीक है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं उनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में, ठीक है, नहीं तो वो मॉइस्चर पाके भी विस्फोट पैदा कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। इट शुड बर्न एट ए मॉडरेट रेट
एंड रिलीज हीट इन कंट्रोल्ड मैनर। फ्यूल कैसा होना चाहिए? फ्यूल मॉडरेट रेट पर बर्न होना चाहिए और रिलीज हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कंट्रोल मैनर किसी मतलब उसमें जो हीट रिलीज होती है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बर्निंग एट अ वेरी हाई रेट विल रिलीज हीट एक्सप्लोसिवली एंड फायर डाइज एंड गोज आउट इट बर्न एट अ स्लो रेट। ठीक है, इट शुड नॉट बी कॉस्टली, ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। डिस्पाइट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कॉस्टली फ्यूल दैट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन विल नॉट बी यूज एट ए लार्ज स्केल। इजी है बेटा, आप पढ़ सकते हो सभी। इट शुड बी सेफ टू हैंडल करने में सेफ होना चाहिए, स्टोर इजीली किया जा सकना चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी इजी हो जाए तो बेटर है। ठीक है, इट शुड बी मीन्स फ्यूल कैसा हो? क्लीन हो। ठीक है, नॉट कॉज पोल्यूशन ना करे, एनवायरमेंट पर इफेक्ट ना करे। ठीक है, वुड एज फ्यूल लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। वुड को यूज करते हैं तो डिफोरेस्टेशन मतलब जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। नाउ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। Hydrogen as a fuel. Hydrogen can be considered as the best fuel as it has high calorific value. हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू भी पीछे हमने देखा था लास्ट पेज पे 150 होती है और बहुत ही अच्छा फ्यूल है। although it is clean fuel because it does not cause any pollution, कोई पोल्यूशन नहीं करता। even then it rarely used because its storage, transport and handling is extremely difficult due to inflammable nature. हाइड्रोजन का इन्फ्लेमेबल नेचर होता है, इसलिए उनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। वरना ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है, पोल्यूशन कम होता है और एक साफ सुथरा फ्यूल है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, स्टोर करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। इट इज यूज ओनली वेयर इट इज नेसेसरी। इसको वहां यूज किया जाता है जहां पे बहुत ही जरूरी हो। जैसे एग्जांपल फ्यूल इन रॉकेट्स को जो स्पेस में भेजने होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, मीथेन, पीएनजी, बायोगैस और एलपीजी एज फ्यूल। मीथेन एंड एलपीजी आर आइडियल और डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल है, घर पे क्या होता है? एलपीजी होती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे प्रोवाइड इंस्टेंट फ्लेम फॉर कुकिंग and high calorific value as compared to other fuel burn with the blue and smokeless flame. धुआं नहीं उड़ता, आपको मालूम ही है कि आप अगर खाना बना रहे हो तो कोई धुआं नहीं उड़ता, स्मोक नहीं उड़ता आपकी किचन में, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। ठीक है, ना ही ये कोई हार्मफुल गैस रिलीज करती, ना ही हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस रिलीज करती। ठीक है, पेट्रोल और डीजल आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल। जो कार, बाइक, ट्रक, बस चल रही हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दिस इज बिकॉज दे हैव मॉडरेटली हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज बहुत इजी है, क्विक एनर्जी रिलीज करता है। इसका ड्रॉबैक क्या है? देयर मेजर ड्रॉबैक्स आर देयर लिमिटेड स्टॉक। ये बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, ड्यू टू विच दे विल बी एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर। इसलिए ये बहुत लिमिट अमाउंट में है हमारे यहाँ, तो ये फ्यूचर में खत्म हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट इसको बहुत महंगा कर रही है ताकि लोग कम ही खरीदे और ये ज्यादा फ्यूचर तक चले। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि जब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था कि हमारी जो अर्थ थी वो अंदर से उसकी जो लेयर्स थी काफी ऊपर नीचे हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि प्लांट्स और एनिमल्स बोरेड डीप, मतलब वो गहराई में दब गए थे। तो वो जो दबने के बाद क्या हुआ कि उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। डिकम्पोजिशन के बाद क्या हुआ कि मिलियंस ईयर्स तक वो डिकम्पोज होते रहे और एट द लास्ट वो क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल्स में बदल गए। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इसमें बदल गए वो। ठीक है, तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर बोरेड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर बोरेड मतलब दब गए, गहरे दब गए मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, 3 टाइप का फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय मैन। हम लोग ही तो यूज करते हैं टू मीट द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी। If we continue
टू यूटिलाइज देम एट दिस रेट। हम लोग आजकल फॉसिल फ्यूल देखो, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस सब यूज कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह से यूज करते रहेंगे तो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, फ्यूचर में, ठीक है, वो इस चीज का यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चीज खत्म हो चुकी होगी और ये रिन्यूएबल नहीं है। आपको पता ही है कि एक बार जो पेट्रोल भरवाया जाता है गाड़ी में, वो खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, एनर्जी का वो सोर्स जिसको आप रिप्लेनिश दोबारा से नहीं बना सकते, आफ्टर यूज करने के बाद दोबारा से उसे नहीं बना सकते, एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और वो एग्जॉस्ट खत्म होता जा रहा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू टाइम वो फिनिश होता जा रहा है, एंड इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोर्स दैट आर एन अल्टरनेटिव टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड इंक्लूड सोर्स दैट डिराइव एनर्जी फ्रॉम सन। अल्टरनेट क्या है? आप सन से सनलाइट लेंगे। कैसे? हम घरों में आजकल आप सबको मालूम है सोलर पैनल लगे हैं, तो वो क्या होता है, सन से लाइट बनाता है और हम लाइट का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर की कंज्यूमेशन कम हो जाती है। क्यों? वाटर से बिजली बनती है और हम लाइट बना रहे हैं सनलाइट से, सोलर पैनल लगवा के। इसलिए सभी कहते हैं कि सोलर पैनल यूज करना चाहिए, सोलर पैनल लगवाना चाहिए, ताकि हम थर्मल पावर प्लांट से जिन चीजों से लाइट बन रही है वहां से बिजली ना लेकर, लाइट ना लेकर, सनलाइट से यूज करें। तो ये रिन्यूएबल है, क्योंकि सनलाइट पे डिपेंड करता है। सनलाइट को तो हम रोक नहीं सकते, डेली आनी है सनलाइट, है ना। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर प्रोड्यूस्ड इन नेचर कंटिन्यूसली, ऐसा एनर्जी का सोर्स जो नेचर से कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। वो एग्जॉस्ट मतलब खत्म नहीं हो सकता, सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, बाय ह्यूमन एक्टिविटी। हम जितना भी सनलाइट को कैच करके रख लें, लेकिन सनलाइट हम खत्म नहीं कर सकते। इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोल इज यूजली ब्राउन और ब्लैक इन कलर। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड रिच इन कार्बन। इसमें कार्बन बहुत होता है। कोल इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। कार्बन में क्या क्या होता है उस बेस पर 3 टाइप का कोल होता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट ब्लैक कलर का ग्लोसी, चमकदार और हार्ड कोल होता है। इट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल विद द कार्बन परसेंटेज अबाउट 92 to 98%। इसमें 92 to 98% कार्बन प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज कोयला है, ठीक है, कोल है। एंथ्रेसाइट, इसका टाइप क्या है? एंथ्रेसाइट। इट प्रोड्यूस लिटर और नो स्मोक। ये बहुत ही कम या ना के बराबर स्मोक, धुआं पैदा करता है, मतलब नहीं पैदा करता धुआं। एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पज इन होम्स एंड कमर्शियल प्लेसेस और होम में हीट पैदा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड, बिटुमिनस ब्लैक कोल। इट इज द मीडियम क्वालिटी। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी एंथ्रेसाइट से कम होती है और लिग्नाइट से ज्यादा होती है, और कार्बन की परसेंटेज है 70 to 80%। इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोक। इसका यूज कहाँ किया जाता है? कोक बनाने में। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है। लिग्नाइट, ब्राउन कोल। बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट इज ब्लैक कोल, एंड एंथ्रेसाइट कोल इज ग्लोसी, चमकदार और हार्ड होता है। बट लिग्नाइट ब्लैक भी नहीं होता, ग्लोसी भी नहीं होता, और ब्राउन कलर का होता है। इट इज लोएस्ट क्वालिटी विद इन कार्बन परसेंटेज क्या है? 60 to 70%, ठीक है। इट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। इसका भी यूज थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने में होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा स्मोक पैदा होता है, ठीक है। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स देन ग्रू इन वार्म ह्यूमिड स्वैम्प्स 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। देखो 300 से 400 लाखों साल पहले, 300 से 400 लाख, मिलियंस मतलब 10 लाख सालों पहले जो जमीन के अंदर प्लांट्स और एनिमल दब गए थे, उनका डिकम्पोजिशन हुआ और ये कोयले की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ह्यूज फॉरेस्ट ग्रू 300 मिलियन ईयर अगो। बहुत से फॉरेस्ट थे पहले, कवरिंग मोस्ट ऑफ द लैंड पर, जमीन पर बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। दे डाइड एंड रिमेन गॉट बुरिड इन द स्वैम्पी सॉइल। वो डाइड हो गए और स्वैम्पी सॉइल मतलब दलदली मिट्टी के अंदर दब गए। ओवर टाइम बीतता गया। दीज रिमेन वर कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंडीमेंट सच एज मड एंड सैंड। और टाइम टू टाइम उस पर मिट्टी की परतें कवर होती रही, मिट्टी की परतें, कीचड़, मड एंड रेत उन पर जमा होता गया, ठीक है। वेजिटेशन डाइड एंड फॉर्म पीट। वेजिटेशन जो है वो डाई हो गया और एक पीट बन गया। पीट भी कोयले की ही
फॉर्म होती है, ठीक है। पीट वाज कंप्रेस टू फॉर्म लिग्नाइट, पीट जो है वो कंप्रेस होके लिग्नाइट बना देगा, फर्दर कंप्रेशन और कंप्रेशन होगा और बिटुमिनस कोयला बन जाएगा, एंड बिटुमिनस कोयले में और कंप्रेशन होगा तो वो एंथ्रेसाइड बन जाएगा, ठीक है, एंथ्रेसाइड कोयला। नेक्स्ट, bituminous coal can be heated to very high temperature in the absence of air। बिटुमिनस कोयला जो है वो हीट किया जाता है, हीट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर एयर की एब्सेंस में, एंड ऑब्टेन टू यूजफुल सब्सटेंस सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ठीक है। बिटुमिनस कोल हीट करते हैं, सॉलिड कोक, लिक्विड कोल तार। कोल तार क्या होता है बच्चे, जो सड़कें बनती है ब्लैक कलर का लिक्विड डलता है, दैट इज कोल तार, ठीक है। और कोल गैस प्रोड्यूस होती है। कोक इट इज हार्ड ड्राई फ्यूल, वेरी हाई कार्बन कंटेंट, यूज कहाँ होता है, फ्यूल में, स्टील मैन्युफैक्चर में, ठीक है। कोल तार रोड्स में काम आता है, अभी मैंने आपको बताया, थिक है, ब्लैक कलर का है, विस्कस गाढ़ा, विस्कस मतलब गाढ़ा लिक्विड है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर, बहुत ही बेकार ऑर्डर है, बहुत ही गंदी स्मेल है इसकी, और यूज फॉर इम्प्रूविंग द सरफेस ऑफ रोड, जब रोड टूट जाती है, रोड बनाने के काम आती है, तो ये कोलतार का छिड़काव किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। मेडिकेटेड शैम्पू, सोप, ऑइंटमेंट एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्री, देखो क्या क्या बनता है। Coal gas, it is inflammable gas, it was used as domestic fuel till the development of natural gas supply। Petroleum and natural gas were formed from the remains of tiny marine organism that died millions of years। ये भी सेम वही है, millions of years ago बहुत से मैराइन ऑर्गेनिज्म मतलब समुद्री ऑर्गेनिज्म दाई हो गए थे और पेट्रोल और नेचुरल गैस में बदल गए थे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस इज शोन दिस फिगर। सबसे पहले क्या है, टाइनी मैराइन ऑर्गेनिज्म डाइड एंड सेटल डाउन ऑन द ओशन फ्लोर। जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है मतलब समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई होकर ओशन समुद्र के फ्लोर में ही दब गए थे। ओवर टाइम टू टाइम बीतता गया, दिस लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वाज कवर्ड बीनीथ सेडिमेंट, और उसके ऊपर समुद्र में भी रेत जमा होता गया, ठीक है। इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर, बहुत सारा हीट और प्रेशर ट्रांसफॉर्म दीज रिमेन टू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बहुत सारा हीट और प्रेशर पैदा हुआ और उसकी वजह से ये सब जो भी मैराइन ऑर्गेनिज्म थे पेट्रोल और नेचुरल गैस में बदल गए। Rising through porous rock such as sandstone, petroleum and natural gas reach a layer of impermeable rock and were trapped below it। Rising through porous rocks जो थी उनके थ्रू इनको राइज किया गया, निकाला गया, such as sandstone, petroleum and natural gas के फॉर्म में इनको निकाला गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, और रिफाइनिंग मतलब उसको कैसे पेट्रोल गाड़ी में भरवाने लायक, जो कच्चा तेल निकलता है वो बहुत ही ब्लैक कलर का, बहुत ही स्मेल वाला और गंदा होता है, मतलब बहुत डस्टी होता है, बट उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसको साफ किया जाता है, ठीक है। जो हम पेट्रोल भरवाते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। लेकिन जब कच्चा ऑयल निकाला जाता है जमीन से तो वो बहुत ही मैला होता है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग वेल, कुओं से, ऑन लैंड एज वेल एज इन द सी, समुद्रों से निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज मिक्स्ड ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स होता है। पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स और फ्रैक्शन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है और सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल प्रोडक्ट, और फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शन किया जाता है, मतलब इनको बिल्कुल रिफाइन किया जाता है, साफ करके अलग कर लिया जाता है, विच इज डन इन ऑयल रिफाइनर्स, ऑयल रिफाइनरीज में जाकर पेट्रोल को ले जाया जाता है, कच्चा तेल ले जाया जाता है जो कि बहुत ही मैला होता है और उसको रिफाइन किया जाता है। द रिफाइनिंग और सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनलेटिंग column is used, which is a tall cylindrical structure fitted with horizontal plates or trays at different height। देखो ये एक लंबा और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अपरेटस है, इसमें डिफरेंट विद हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी हैं, ट्रे लगी हैं और डिफरेंट हाइट की लगी हैं, सबको दिख रहा है, ठीक है। और एज द वाटर हाँ जी, a fractionating column is used, which is tall cylindrical structure fitted with horizontal plate or trays at different height,
पेट्रोलियम इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर टू इवेपोरेट, ताकि उसकी वेपर बन जाए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू अ फ्रैक्शनल कॉलम। मतलब इस कॉलम के अंदर डालने से पहले आपको पेट्रोल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसकी वेपर, उसे इतना गर्म कीजिए कि उसकी वेपर बन जाए, ठीक है। एज द वाटर मूव्स अप थ्रू द कॉलम, जो पेट्रोल की वेपर्स होती है, यहां से देखिए हॉट पेट्रोल को इनपुट किया जाता है और इसकी जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब क्या है बेटा, हर प्लेट का टेम्परेचर अलग है, मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी ये कूल होती जाएगी, कूल होती जाए तो ये कंडेंस होती जाएगी। और इसको देखिए आप 350 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कलेक्ट करेंगे, देन 250 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर कलेक्ट किया तो ये डीजल बन गया, ठीक है। फिर ये ऊपर और गया तो ये 170 डिग्री टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ गया और ये ठंडा होके जो कलेक्ट किया वो कैरोसिन ऑयल जेट फ्यूल के फॉर्म में काम आया। अब ये और ऊपर गया तो 40 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये कंडेंस हुआ तो इसका पेट्रोल बना, ठीक है। और बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर गए तो बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी क्या है, पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में, जैसे एलपीजी आपके घर में जो सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये बना, ठीक है। आपकी बुक में बहुत ज्यादा नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इसको डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। ईच फ्रैक्शन कूल, हर एक फ्रैक्शन में ये कूल होता जाएगा, कंडेंस होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे और इसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। अनकंडेंस हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम गैस पास आउट ऑफ द कॉलम, द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन आर शोन इन दिस फिगर, ठीक है। मेन प्रोडक्ट मिल गए आपको। Natural gas consists mainly of methane. It is used as a fuel for generation of electricity. Natural gas क्या है, मीथेन, नेचुरल गैस में क्या है, मीथेन होती है और इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में ये बहुत ही यूजफुल है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज नेचुरल गैस कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर. It used as a fuel in automobiles as it is more economical and environment friendly than petrol or diesel. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जो कि कंप्रेस्ड हुई है अंडर हाई प्रेशर पे। इट इज यूज एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, इनका यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में। मतलब आजकल क्या है बच्चे, ज्यादातर अब आगे आने वाले टाइम में लोग पेट्रोल नहीं सीएनजी भरवाएंगे अपनी गाड़ियों में, ठीक है। इट इज मोर इकोनॉमिकल, मतलब ये सस्ता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है देन पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि ये ज्यादा पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है। पाइप्ड नेचुरल गैस इज सप्लाइड एट होम। नेचुरल गैस पाइप के थ्रू होम में सप्लाई की जाती है, पाइपलाइन नेटवर्क। इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल. इट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया. It is used in the production of synthetic fiber, plastic and paint. Disadvantage of using fossil fuel. Fossil fuels के disadvantage क्या हो सकते हैं बच्चे? सबको मालूम है कि पेट्रोल डीजल बहुत ही पॉल्यूशन फैलाते हैं, एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं। द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द एटमोस्फेयर में हम पोल्यूटेड पार्टिकल्स ऐड कर दे, अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड करेंगे विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये उल्टा एडवर्स मतलब विपरीत प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा इससे। तो हमें पता ही है एयर पोल्यूशन से क्या होता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन होगा इससे, ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट एंड बिगेस्ट कोज एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट एंड ऑटोमोबाइल दैट मेक यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स, लोग जो है बेटा वो फॉसिल फ्यूल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतनी पॉइजनस होती है कि इससे दम घुट जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। तो इट इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल अगर पूरी तरह से जल गया है तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये इनकम्प्लीट अच्छे से नहीं कम्ब्यूशन हुआ, अच्छे से नहीं जल पाया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है. इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर
हमारे अंदर चली जाए तो हमारे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा, जिससे हमें हेडेक हो जाएगा, डिजिंग, फैटिक, थकान, और हमारा जो दिल है वो मन है वो घबराने लग जाएगा और डेथ हो सकती है। ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर गैसेस दैट आर रिलीज ड्यूरिंग कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। दैट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन and moisture of the air to produce solution of sulfuric acid and nitric acid, which come down on the earth as acid rain, have adverse effect on plant and animal building। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं आपको बताती हूँ। जो कार, स्कूटर, बाइक चलती है उनके पीछे से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उसमें बच्चे क्या होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाता है, और हमारे एनवायरनमेंट में एसिड होता है तो एसिड रेन प्रोड्यूस होती है, जिसे अब एसिड वाली रेन जो एसिड वाली है वो प्रोड्यूस होगी तो प्लांट्स, एनिमल्स और बिल्डिंग्स पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो हम इतना अब हर घर में सबके पास अलग अलग एक्टिवा बाइक है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप सोलर हीट। कार्बन डाइऑक्साइड सोलर हीट को ट्रैप करती है। इंक्रीज लेवल ऑफ गैस, और गैस का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि पोलर आइस, जो ध्रुवीय देशों की आइस है वो पिघल रही है तो समुद्र में पानी का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि वो आइस पिघल के लोअर रीजन में आती है और नदियों समुद्रों में मिल जाती है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ता है और जिससे सुनामी और अभी ताउते तूफान आया था। मतलब अब कहने का मतलब जो आइस पिघलकर समुद्रों में आ रही है, ओशन में आ रही है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। ठीक है। सूट पार्टिकल्स मतलब जो स्मोक के पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल। वुड और फॉसिल फ्यूल जो इनकम्प्लीट कम्बशन हुए हैं, मतलब आधे अधूरे जले हैं, वहां से जो सूट धुआं, ब्लैक कलर का धुआं या व्हाइट कलर का धुआं, आपने नोट किया होगा, कुछ चीजें जलाते हैं तो ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, कुछ चीजें जलाते हैं तो व्हाइट कलर का स्मोक निकलता है। दीज सूट पार्टिकल्स इन द एयर ऑन इनहेलेशन रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट एस्थमा अटैक एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब ये जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारे अंदर चल जाए और लंग्स में चले जाए, विंड पाइप में चल जाए, तो इरिटेशन होगी और अस्थमेटिक अटैक आ सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत अच्छा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आपको ये जो वीडियो है 2 से 3 बार सुननी है, आराम से सुनिए। आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 टाइम्स में आप सुन सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनिए एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।